हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम पीएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोहम्मद गोरी के बारे में बात करेंगे। शहाबुद्दीन मोहम्मद 1173 में ये शहाबुद्दीन मोहम्मद उर्फ मोहम्मद गोरी गजनी की गद्दी पर बैठा। 1173 से 1206 गजनी की गद्दी पर बैठा, लेकिन 1173 में शुरुआत हुई। ख्वारिज़्म की बढ़ती शक्ति तथा बल का सामना करने में गोरी वंश सक्षम नहीं था। अतः उन्होंने भाप लिया कि मध्य एशिया से उन्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसने उन्होंने मोहम्मद गोरी को अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत की ओर मोड़ दिया। मोहम्मद गोरी भारत में लूटपाट करने के स्थान पर स्थायी शासन की स्थापना के पक्ष में था। मोहम्मद गोरी चाहता था कि यहाँ लूटपाट नहीं करी, लेकिन यहाँ स्थानीय शासन स्थापित करना। इसीलिए जब उसकी जो रणनीति थी युद्ध करने की, वो एक सुनियोजित अभियान के तहत युद्ध करता था। हर क्षेत्र में अपना एक सेनापति स्थापित किया उसने, क्योंकि जब वो जिस क्षेत्र को जीत लेता था, विजित कर लेता था, तो वहाँ अपना जो एक सैनिक जो होता था उसे वो स्थापित नियुक्त करता था वहाँ पे, जो उसके अनुपस्थिति में शासन का संचालन कर सके, देखरेख कर सके। और आक्रमण के परिणाम स्वरूप विंध्याचल पर्वत की ओर में स्थायी तुर्क साम्राज्य की स्थापना हो गई। पंजाब तथा सिंध में विजय, दूसरा जो पॉइंट है, पंजाब तथा सिंध में विजय। मोहम्मद गोरी ने अपना पहला अभियान सन 1175 में छेड़ा। उसने मुल्तान की ओर रुख किया और उसे उसके शासक से मुक्त कराया। इसी अभियान के तहत उसने भाटी राजपूतों से कच्छ को जीता। सन 1178 में उसने पुनः गुजरात पर विजय हासिल की। करने के लिए आक्रमण किया, गुजरात पे आक्रमण किया उसने, किंतु गुजरात के चालुक्य शासक भीमद्वितीय ने उसे अहिलवार के युद्ध में पराजित कर लिया। हालांकि यह हार भी उसे निराशा न कर सकी। उसने समझ लिया कि पंजाब में मजबूत अगर आधार बनाना है तो भारत के अन्य हिस्सों को जीत नहीं सकता। अगर पंजाब में उसके पांव मजबूत हो जाते हैं तभी वो भारत के अन्य राज्यों को जीत सकेगा, ऐसा उसने रुख बना लिया था। उसने गजनवी शासकों के खिलाफ पंजाब में अभियान आरंभ किया और 1189, 79-80 में पेशावर और 1186 में लाहौर उसके कब्जे में आ गया। इसके बाद सियालकोट का किला, देवोल अगला शिकार बने। इसी प्रकार 1190 तक मुल्तान, सिंध तथा पंजाब को अपने अधीन करने के उपरांत मोहम्मद गोरी ने गंगा के दोहाबों में प्रवेश के लिए रास्ता साफ कर लिया था। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट, तराइन का प्रथम युद्ध। ये 1191 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में बात करते हैं अपन। वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, ठीक है। पंजाब पर गोरी का आधिपत्य और गंगा दोहाब में अपने साम्राज्य के विस्तार का प्रयास उसे राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के सामने ले आया। पृथ्वीराज चौहान ने कई छोटे राजपूत शासकों को जीतकर दिल्ली पर भी अधिकार स्थापित किया था और उसकी योजना पंजाब तथा गंगा घाटी तक विस्तार की थी। बठिंडा के दावे को लेकर युद्ध आरंभ हुआ। तराई के मैदान में हुए प्रथम युद्ध 1191 में गोरी की सेना पराजित हुई। प्रथम बार गोरी की सेना पराजित हुई 1191 में, और वह भी मरते मरते बचा गोरी। पृथ्वीराज चौहान ने बठिंडा को जीत लिया, पर उसकी मोर्चाबंद करने का प्रयास उसने नहीं किया। मतलब उसका मोर्चाबंद जो था जीतने के बाद उसने कोई रखरखाव नहीं किया। इसने गोरी को भारत पर दोबारा आक्रमण के लिए अपनी शक्ति संगठित करने का एक और मौका मिल गया। गोरी ने भी सोच लिया था कि अब हम पुनः आक्रमण करूँगा, अपनी शक्ति को संगठित कर। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध था 1192 ईस्वी में जो हुआ था उसके बारे में। इस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ माना जाता है। मोहम्मद गोरी ने इस आक्रमण के लिए बड़ी चतुराई से तैयारियां की। बहुत चतुराई से उसने इसकी तैयारी की। तुर्की तथा राजपूत सेनाएं एक बार फिर तराई के मैदान में आमने सामने आके खड़ी हो गई युद्ध के लिए। भारतीय सेना हालांकि संख्या में अधिक थी, पर तुर्की सेना अधिक सुनियोजित और तेज दौड़ने वाले अश्वारोही टुकड़ी के साथ थी। सेना भारतीयों की अधिक थी, लेकिन जो तुर्की सैनिक थे वह सभी सुनियोजित ढंग से अश्वारोही टुकड़ियां उनके पास ज़्यादा थी। घोड़े की जो तादाद थी वो ज़्यादा थी। भारी भरकम भारतीय सेना किसी भी प्रकार से सुनियोजित, कुशल तथा तेज तुर्की अश्वारोही सेना के मुकाबले कुछ नहीं थी। तुर्कों ने अपनी अश्वारोही सेना में 2 उत्तम तकनीकों का प्रयोग किया। देखिए, तुर्कों ने उसमें 2 जो उत्तम तकनीकें उनका प्रयोग किया। उसमें जो पहली तकनीकी थी, उन्होंने घोड़ों के पैरों में नाल लगवाई, नाल पहनाई घोड़ों के पाँव में, जिससे न सिर्फ घोड़ों की उम्र लंबी हुई बल्कि उनके खुरों की भी रक्षा हुई। तथा दूसरा जो रकाब का प्रयोग, जिसमें घुड़सवारों की घोड़ों पर पकड़ बन सकी और युद्ध में वह दोगुनी मारक क्षमता का प्रयोग कर सकें। तो यहाँ अगर अपन देखें
कि यहाँ 2 पॉइंट बनते हैं कि उन्होंने जो अपने एक तो घोड़ों के पाँव में नाल लगवाई और दूसरा रकाब का प्रयोग, जिससे घुड़सवार लंबे समय तक युद्ध में दोगुनी मारक क्षमता का प्रयोग कर सके। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक मारे गए। पृथ्वीराज चौहान ने भी भागने का प्रयत्न किया, किंतु सरस्वती नदी के निकट वह पकड़ा गया। तुर्की सेना ने हांसी, सरस्वती तथा सामान के किलों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वे दिल्ली तथा अजमेर की ओर बढ़ चले। तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध के पहले अपन ने तराइन का प्रथम युद्ध देखा है, पंजाब तथा सिंध में विजय। उससे पहले मोहम्मद गोरी की सत्ता की स्थापना जो हुई थी 1173 से 1206 ईस्वी तक इसका शासन रहा। आगे बढ़ते हैं अपन इसी में। तराइन के युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी अपने विश्व स्थित सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में भारत की सत्ता सौंपकर गजनी वापस लौट गया। देखिए, जो इसका गुलाम था एक तरह से कह सकते हैं और फिर इसका सेनापति बना। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, फिर विश्वास पात्र होने के बाद ये इसका सेनापति बना। तो इसको ये भारत की सत्ता लौट के पुनः लौट गया गजनी। सन 1194 में मोहम्मद गोरी वापस भारत लौटा। पुनः वो 1194 भारत आया। उसने 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना पार कर कन्नौज की और रुक किया। उसने कन्नौज के निकट चंदावर में जयचंद को पराजित किया। इस प्रकार तराई तथा चंदावर के युद्ध के पश्चात उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। आगे बात करें कन्नौज चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। दोआब में अपने पैर जमाने के लिए तुर्की से पहले कन्नौज की शक्तिशाली गढ़वाल राज्य को हराना जरूरी था। अगर दोआब में हमने पैर जमाने हैं तो तुर्की से पहले कन्नौज की शक्तिशाली गढ़वाल राज्य था, उसको हराना जरूरी था। गोरी ने कन्नौज की महत्ता को महसूस किया। 50,000 अश्वरोही के साथ वो कन्नौज और बनारस की ओर कूच करने निकल पड़ा। उस समय कन्नौज पर गढ़वाल वंशी शासक जयचंद का शासन था। गढ़वाल पर किसका शासन था? जयचंद का। कन्नौज और इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान जयचंद की आंख में तीर लगा। वह हाथी से गिर पड़ा। उसकी सेना का साहस टूट गया और वह रणभूमि में भाग गया। जयचंद पराजित हुआ और मारा गया। इसके बाद गोरी असनी के किले को लूटा, जहां जयचंद ने अपने कोष संग्रहित कर रखा था। जयचंद के सभी प्रमुख स्थानों पर अधिकार कर लिया गया। आगे बढ़कर उसने बनारस को भी लूटा। बनारस में कई मंदिरों को नष्ट करके उनके स्थान पर मस्जिदें बनवाई। यद्यपि समस्त गढ़वाल राज्य पर अधिकार नहीं किया जा सका। गढ़वालों ने अनेक महत्वपूर्ण केंद्र अब भी स्वतंत्र रहे। फिर भी गोरी द्वारा तराइन व चंदावर की विजय ने भारत में तुर्की राज्य की बुनियादी रख दी और नींव मजबूत कर दी। तो यह जो युद्ध थे, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, कन्नौज चंदावर का युद्ध, ये इसकी सत्ता स्थापित हो गई थी कि तुर्की राज्य की बुनियाद नींव रखी जा चुकी थी। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के भारतीय राजनीति पर प्रभाव मोहम्मद गजनवी के आक्रमण की तुलना में दीर्घकालिक थे। अतः अगर देखें, जहां मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य लूटपाट मात्र अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, सन 1206 में हुई उसकी मृत्यु के बाद भी भारत में तुर्क शासन अप्रभावित रहा। उसने अपने पीछे अपने दास सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था, जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसके बाद मोहम्मद गोरी के बाद वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। अगर उसके शासन के बारे में बात करेंगे अपन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये तुर्की गुलाम था जो मोहम्मद गोरी की सेना में उच्च पद तक पहुंचा। सन 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात भारतीय साम्राज्य का नियंत्रण कुतुबुद्दीन ऐबक के पास चला गया। गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक उत्तर भारत में प्रथम मुस्लिम शासक था। तो पहली बार इसने गुलाम वंश की स्थापना की। इसके बारे में कुछ देखते हैं और भी आगे। तो ऐबक की क्या क्या उपलब्धियां रही? ऐबक के राजपूत तथा अन्य भारतीय सरदारों की ओर से विद्रोह का सामना करना पड़ा। अनेक इसके जो कारण थे वो अपन आगे देखेंगे वीडियो में। ऐबक की क्या उपलब्धियां हैं और कौन कौन से उसने युद्ध किए। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वह छोटी अवधि के पश्चात मात्र 4 वर्ष तक ही शासक रहा। और अनेक इसके बारे में जो जानकारी है अपन आगे देखेंगे दोस्तों। आप चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसी तरह अपन जो अनेक वीडियो हैं जो हिस्ट्री के बारे में, आपको जिस तरह के वीडियो देखना है MBPSC मुख्य परीक्षा प्रीलिम्स के लिए, हम आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों। आप हमारे चैनल से जुड़ें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।